डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी के कोर्स के क्लास 6 के चैप्टर 5 के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। आज हम इस वीडियो में निम्नलिखित टॉपिक को कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं उत्तर वैदिक काल के शासकों के बारे में। उत्तर वैदिक काल में शासकों की जो बनने की प्रक्रिया थी उसमें काफ़ी बदलाव आया था। जैसे कि हम अभी का वर्तमान समय देखते हैं, इस समय हम सभी को पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें हम चुनाव के द्वारा अपने मंत्रियों या अपने ऊपर जो शासक शासक तो कहना गलत होगा, अपने मंत्रियों का चुनाव करते हैं। लेकिन इस पहले यह व्यवस्था नहीं थी। हम सभी को पता है कि जैसा कि हमने अध्याय 4 में पढ़ा था कि जो राजा थे पहले, वह कुछ समूह के एक शक्तिशाली व्यक्ति होते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ था। इस समय कुछ लोग बहुत बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करते थे। जो जितना बड़ा यज्ञ आयोजित करता था वह राजा के रूप में प्रतिष्ठित होता था। इस समय एक अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाते थे। और जब जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ पे जन के बसने की जगह होती है। आइए जानते हैं अश्वमेध यज्ञ के बारे में। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन होता था जिसमें घोड़े को राजा के सैनिकों के देखरेख में छोड़ दिया जाता था। फिर अगर इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है। उसके पश्चात राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, अन्य राजाओं को। फिर यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा करवाया जाता था। इसके लिए उन्हें अनेक प्रकार के उपहार दिए जाते थे। जो अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा था वह बहुत शक्तिशाली माना जाता था, और सभी जो अन्य राजा जो उसके लिए आते थे उसमें वह उनके लिए कई प्रकार के उपहार लाते थे। यहाँ पे जो राजा का जो मुख्य स्थल या बोला जा सकता है जो महल होता था, वहाँ पे यह यज्ञ कराया जाता था। इसमें उसकी विजयों और उसकी अन्य गुणों, उसकी तारीफ़ें की जाती थी अच्छे से। उसके सगी संबंधी, उसकी रानियाँ, उसके पुत्र भी कई प्रकार के अनुष्ठान करते थे। और सारे यज्ञों सारे जितने भी यज्ञ की पूरी प्रक्रिया होती थी वह सभी देखते थे। स्पेशली जो आमंत्रित राजा थे उनका काम यही था कि वह केवल इन यज्ञों को देखें। इसमें एक विशेष बात यह है कि जो विश्व या वैश्य अर्थात जो सामान्य वर्ग के लोग थे वह उपहार लाते थे, लेकिन जो पुरोहित शूद्र मानते थे, जिन्हें लोग शूद्र मानते थे, वह इन अनुष्ठानों में शामिल नहीं होते थे। आइए जानते हैं उत्तर वैदिक ग्रंथों के बारे में। उत्तर भारत में खासकर जो गंगा यमुना का क्षेत्र था उसमें कई प्रकार के ग्रंथ रचे गए हैं। ऋग्वेद के बाद जो रचे गए ग्रंथ थे उन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया है। इसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उपनिषद आदि ग्रंथ इसमें शामिल हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों और उनके संपादन की विधि बताई गई है। इसमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। इसके अलावा आइए अब हम जानते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में, वर्णों के बारे में। इस हमें समाज में कई प्रकार के समूह थे। कई योद्धा थे, कई पुरोहित थे, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछुआरे, जो जंगल में रहने वाले लोग थे वे थे। लेकिन जो ये वर्ग था हमारा, यह उनके कार्यों पे आधारित था। लेकिन उसके बाद पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका कार्य था वेदों का अध्ययन करना और अध्यापन करना, मतलब पढ़ना और पढ़ाना। इसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। इनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरे स्थान पर वैश्य या वैश्य थे। ये कृषक, पशुपालक, व्यापारी ये थे। ये हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था का कार्य करते थे। पुरोहित के अलावा क्षत्रिय और वैश्य इन दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था।
वर्णों में सबसे अंतिम स्थान पर शूद्र था। इनका काम था कि तीनों वर्णों की सेवा करना। इन्हें किन्हीं भी प्रकार का अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। और इसमें एक देने की बात यह थी कि जो औरतें थीं, जो हमारे यहाँ उस समय की महिलाएं थीं, उनको भी शूद्रों के समान माना जाता था। और उनको, और महिलाओं और शूद्रों, इन दोनों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। और जो पुरोहितों के अनुसार इन वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पे होता है। जैसे हमने पहले देखा था कि जो वर्ण उस समय विभाजित थे वह आपके कार्य के आधार पर विभाजित थे, परंतु अब के जो वर्ण थे वह जन्म के आधार पर आधारित होते थे। मतलब ब्राह्मण की संतान ब्राह्मणी होती थी। इसके बाद कुछ लोगों को अछूत माना गया है। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी और भोजन संग्राहक लोग थे। इसमें वे लोग भी आते थे जो शवों को जलाने और दफनाने का काम करते थे। इन लोगों के संपर्क को और इनके संस्कारों को अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने इनकी व्यवस्था, ब्राह्मणों की जो ये बनाई हुई व्यवस्था थी, उसको नहीं स्वीकारा था, परंतु उस समय ज़्यादातर लोग इस व्यवस्था को स्वीकारते थे और पुरोहितों को श्रेष्ठ मानकर उनके दिए हुए गए नियम के अनुसार ही अपना काम शुरू किया था। इससे हमें यह पता चलता है कि जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत सारे क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक असमानता थी। और एक और बात पता चलती है कि जो पुरोहित यानी कि जो ब्राह्मण वर्ग था, उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा था। आइए हम जानते हैं जनपद के बारे में। जो महायुगों के यज्ञ करने वाले जो अब राजा थे, वह जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा होने लगे थे। इसका अर्थ, जनपद का अर्थ क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया था, जन के बसने की जगह। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों में कई खुदाइयाँ की हैं। दिल्ली के पास अनेक पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरी जी खेड़ा बहुत प्रमुख है। इन खुदाइयों से पता चलता है कि ये लोग झोपड़ियों में रहते थे। जैसे कि इनकी ग्रामीण स्थिति थी, मवेशियों और अन्य जानवरों को पालते थे। ये चावल, गेहूं, धान, जौ, तिल, सरसों यह उगाते थे। और कुछ जो प्रमुख जनपद, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। फिर उसके बाद आते हैं महाजनपद। महाजनपद वे जनपद थे जो, मतलब सभी जनपदों में कुछ महत्वपूर्ण जनपद हो गए थे। यह जो प्रक्रिया थी वह 2500 साल पहले शुरू हुई थी। जैसे कि आप मानचित्र में देख सकते हैं कि 16 प्रमुख जनपद थे भारत में। इनकी राजधानियों की किलेबंदी की गई थी। इनके चारों ओर लकड़ी, ईंटें या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था। यह इनकी समृद्धि तथा शक्ति का भी प्रदर्शन करता था। इस तरह से किले के जो अंदर रहने वाले लोग थे, उन पर और अपने क्षेत्र पर नियंत्रण रखना इनके लिए आसान होता था। जो ये राजा थे अब सेना रखने लगे थे। इनको नियमित रूप से पूरा वेतन दिया जाता था, जिसके बारे में सिक्कों में या किस प्रकार का भुगतान होता था वह हम आगे पढ़ेंगे। आइए जानते हैं अब करों के बारे में। जिस प्रकार जब लोगों ने बसना शुरू कर दिया तो करों में भी काफ़ी परिवर्तन आया था। आइए उनके बारे में जानते हैं। जनपदों के जो राजा थे वो बहुत बड़े बड़े किले बनवाते थे। उनकी बड़ी सेना होने लगी थी। लेकिन अब उनके लिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की ज़रूरत होती थी। अब जाहिर सी बात है कि सैनिकों को वेतन देना पड़ता था, या फिर जो सेवक होते थे उनको भी वेतन देना पड़ता था। इसके लिए उन्होंने कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। तो इन्होंने क्या उपाय निकाला? तो अब महाजनपद के राजा के लोगों ने वहाँ पे जो लोग रहते थे उन पर नियमित रूप से कुछ कर वसूलने शुरू कर दिए थे। जैसे कि कृषक लोग प्रमुखतः वही जो हमारे कृषक होते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा बिंदु होते हैं। इन पे सबसे ज़्यादा कर लगाया जाता था और अधिकांश लोग कृषक होते ही थे। तो इनके पर उपज का 1/6वां भाग जो होता था वह कर के रूप में निर्धारित था। इसे भाग कहते थे। इसके अलावा कारीगरों के ऊपर भी कर लगाया जाता था। यह जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि होता क्या था ना, इनसे पैसे नहीं लिए जाते थे। इनसे ऐसा कहा जाता था कि जैसे एक दिन कोई बुनकर, लोहार या जो सुनार था वह राजा के पास महीने में एक दिन कार्य कर सकता था। इस तरीके से उनसे कर चुकाए जाते थे।
इसके अलावा जो पशुपालक थे उनको अपने जानवर और उत्पाद कर के रूप में देने पड़ते थे। जो व्यापारी थे उनको उनको सामान खरीदने बेचने पे कर देना पड़ता था। और आखेटक और जो संग्राहक थे वो जो जंगल से जो भी वस्तुएं या जो भी फल फूल कंदमूल लाते थे वह उन्हें राजा को देनी पड़ती थी कर के रूप में। इस समय कृषि में काफ़ी बड़े परिवर्तन आए थे। पहले जिस प्रकार हमने कृषि में परिवर्तन, जो पहले की कृषि थी उससे अब काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। अब हाल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। जैसे कि हमने देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल थे वो लकड़ी के थे, इसीलिए उनका कोई सुराग नहीं मिलता है, परंतु अब लोहे के थे। इससे कठोर जमीन में लोहे के फलों से अच्छे से जुताई हो जाती थी, इससे फलों की उपज बढ़ी थी। उसके अलावा धानों की उपज शुरू हो गई थी, धानों का रोपण शुरू हो गया था। अब हमने पहले की तुलना में ज़्यादा पौधे जीवित रहते थे और पैदावार भी खूब अच्छी होने लगी थी। लेकिन हाँ, इसमें परिश्रम बहुत लगता था और ये सारे काम ज़्यादातर दास दासी और जो भूमिहीन खेतीहर होते थे, मजदूर, वह करते थे। आइए जानते हैं मगध। मगध एक महाजनपद है जो कि एक बहुत प्रमुख महाजनपद है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ जमीन है। यह लगभग 200 साल के भीतर सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। ये गंगा और सोन नदी के मध्य बहता था। इसमें यातायात और जल वितरण के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। मगध में दो बहुत शक्तिशाली राजा हुए, जैसे कि जो कि हैं बिंबिसार और अजातशत्रु। इन्होंने अन्य जनपदों को जीता और हर संभव साधन अपनाया अपने विजय को बनाए रखने के लिए। महापद्मनंदन भी एक बहुत महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी भाग तक फैलाया। बिहार में राजगृह, जो कि आधुनिक राजगीर है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही थी। इसके अलावा पाटलिपुत्र, जो कि आज का पटना है, वह उसके बाद उसकी राजधानी बन गया था। महापद्मनंदन एक बहुत महत्वपूर्ण शासक था। उसने अपने नियंत्रण को उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग तक फैला दिया था। फिर हम जानते हैं महाजनपद के दूसरे प्रमुख संघ के बारे में, जो कि है वज्जी। वज्जी मगध के ही नज़दीक था। इसकी राजधानी वैशाली, यह भी बिहार में ही स्थित थी। यहाँ पर एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था जिसे गण या संघ कहते थे। इसमें कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। यह सभी व्यक्ति विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। इनमें सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के द्वारा ये तय करते थे कि क्या करना है, कार्य किस प्रकार से करवाना है, या कहाँ आक्रमण करना है, कहाँ नहीं करना है। इस तरीके का वह इसमें देखते थे। हम यह देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में कि जो बुद्ध और महावीर, अर्थात जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दोनों ही कैसे मगध और वज्जी दोनों से किस प्रकार से संबंधित है। आइए जानते हैं एक साइट के बारे में जो हमें हर चैप्टर के एंड में मिलती है। हम आज पढ़ेंगे एथेंस के बारे में। यह 2500 साल पहले लोगों ने यहाँ की शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली थी। उस समय इस सब प्रकार की व्यवस्था बहुत बड़ी बात होती थी। इसमें यह व्यवस्था थी कि जो 30 साल के ऊपर के पुरुष थे, महिलाएं नहीं पुरुष, वह उन्हें पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी। और उसमें एक शर्त यह भी थी कि वह दास नहीं होने चाहिए थे। वहाँ एक सभा थी जिन पर महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम एक बार बैठक बुलाई जाती थी। यह एक इस प्रकार का हम कहते हैं ना कि लोकतंत्र का बहुत पहला स्टेज था, जब हमने नए नए तरीके से हम प्रजातंत्र की तरफ बढ़ रहे थे। इसमें सभी नागरिक भाग ले सकते थे। यहाँ की जो पदों की नियुक्तियाँ थी वो लॉटरी सिस्टम द्वारा होती थी। इसमें कोई चुनाव नहीं होता था, लॉटरियों द्वारा लोगों को नियुक्ति की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी ही पड़ती थी। लेकिन हाँ, इसमें एक बात यह भी नोटिस करने की, जो औरतें थीं उनको नागरिकों का भी दर्जा प्राप्त नहीं था। जो व्यापारी और शिल्पकारी थे एथेंस में रहने वाले, वह बहुत से विदेशियों को भी और अन्य लोगों को भी वहाँ पे नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। एथेंस में खादानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम करने वाले लोगों को भी नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।